नमस्कार। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक बहुत बड़े सवाल को समझने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या किसी कंपनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है या फिर इससे भी बढ़कर कुछ है। तो चलिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की कहानी और ये कैसे विकसित हुआ इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बिजनेस की दुनिया में ना शुरू से ही एक खींचतान रही है। एक तरफ है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की जिद और दूसरी तरफ है समाज के प्रति जिम्मेदारी, क्योंकि आखिरकार बिजनेस समाज का ही तो हिस्सा है। और इन्हीं दो ताकतों के बीच का जो संघर्ष है ना, वही हमारी आज की बातचीत का केंद्र है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए क्यों ना हम बिल्कुल शुरुआत से करें। मतलब किसी भी बिजनेस का पारंपरिक सबसे बुनियादी लक्ष्य क्या होता है, पहले उसे देखते हैं। तो देखिए, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो पुराना जो बिजनेस मॉडल था वो सिर्फ एक ही चीज पर टिका था, अपने मालिकों और शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। बस यही उसकी नींव थी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या कोई भी बिजनेस सच में अकेला खड़ा रह सकता है? ये सवाल हमें सिर्फ मुनाफे से आगे सोचने पर मजबूर करता है और कंपनी और उसके आसपास के माहौल के रिश्ते को देखने के लिए प्रेरित करता है। असल में कोई भी कंपनी हवा में तो काम नहीं कर सकती है ना। उसे ग्राहक चाहिए, कर्मचारी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और ये सब आता कहाँ से है? समाज से ही तो आता है। इसलिए ये रिश्ता कभी भी एक तरफा हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब जरा उस दौर में चलते हैं जब सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही मायने रखता था। देखते हैं कि जब इस मुनाफे की होड़ पर कोई लगाम न हो, कोई रोक टोक न हो, तो उसका अंजाम क्या होता है। हम बात कर रहे हैं शुरुआती औद्योगिक पूंजीवाद के दिनों की। उस जमाने में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। बिजनेस के कामों का समाज पर क्या असर हो रहा है, इस बात से किसी को कोई खास मतलब नहीं था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये था कि लोगों से दिन में 16-16 घंटे काम लिया जाता था और छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं था। और ये जो शोषण था वो समाज के सबसे कमजोर हिस्से तक पहुंच चुका था। हालात इतने बुरे थे कि बच्चों को भी उसी मुश्किल और थका देने वाले काम में झोंक दिया जाता था। और तो और जो लोग काम कर रहे थे उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। उनकी भलाई के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। ये जो तबाही थी वो सिर्फ फैक्ट्री की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर बाहर भी दिखा। अनकंट्रोल्ड पोल्यूशन और पर्यावरण को भारी नुकसान, ये सब बिल्कुल आम बात हो गई थी। जाहिर है ये सब हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता था। आखिरकार एक मोड़ आया जहां से चीजें बदलनी शुरू हुई। देखते हैं कि ये बदलाव कैसे शुरू हुआ। तो ये बदलाव आया कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई जमीनी स्तर से। जब शोषण हद से ज्यादा बढ़ गया तो मजदूरों ने एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज उठाई। उनके आंदोलनों ने सरकारों पर दबाव बनाया और फिर सरकारों को मजबूरन श्रम, सुरक्षा और प्रदूषण को लेकर नए कानून बनाने पड़े। और इसी पूरे घटनाक्रम और इतिहास से एक नया मॉडर्न आइडिया सामने आया। एक ऐसा आइडिया जिसे आज हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR के नाम से जानते हैं। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ये एक ऐसा विचार है जो कहता है कि किसी कॉर्पोरेशन को सिर्फ कानून का पालन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे आगे बढ़कर समाज को बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये सिर्फ नियम मानने की बात नहीं है, बल्कि एक एक्टिव भूमिका निभाने की बात है। जैसा कि श्वार्ट्ज ने 2011 में कहा था, CSR का मतलब है कि एक कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारियां उसके शेयर होल्डर्स के प्रति आर्थिक जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा हैं। मतलब कंपनी की जवाबदेही सिर्फ पैसा लगाने वालों तक नहीं, बल्कि पूरे समाज के प्रति है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि CSR क्या है, पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, और इससे भी जरूरी बात, आज के जमाने में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि CSR कंपनियों को सिर्फ टिकाऊ ही नहीं, बल्कि लाभदायक बनने में भी मदद करता है। मतलब ये कि सामाजिक जिम्मेदारी और बिजनेस की सफलता एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं। तो CSR असल में दिखता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कंपनी चलाने के पूरे तरीके में नजर आता है। जैसे कि अच्छा मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स यानी कि कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज की बात सुनना, पर्यावरण को बेहतर बनाने वाले प्रोसेस अपनाना, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों। जहां कंपनी काम कर रही है वहां की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना और वहां के समुदाय के विकास में मदद करना, ये सब CSR का ही हिस्सा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है।
मुनाफे से आगे बढ़कर एक कंपनी की असली जिम्मेदारी आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर। अब अक्सर ऐसा लगता है ना कि ये कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें हमारे देश में, भारत की जमीन में कितनी गहरी हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, भारत में सीएसआर की जो नींव है ना, वो महात्मा गांधी के इस एक बहुत ही पावरफुल विचार में रखी गई थी। उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, वो कहता था कि उद्योगपति सिर्फ मालिक नहीं है, बल्कि समाज की संपत्ति के ट्रस्टी हैं, एक तरह से रखवाले हैं। और सच कहूं तो यही सोच आज भी इंडियन सीएसआर की आत्मा है। और ये जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप वाला आइडिया था ना, ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात बनकर नहीं रह गया, ये तो हमारे इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल इतिहास का एक इतना अहम हिस्सा बन गया, जो ये साबित करता है कि सीएसआर कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, बल्कि हमेशा से हमारी सोच का एक पार्ट रहा है। और इसी सोच को आगे बढ़ाया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने भी इस बात पर बहुत जोर दिया कि देखो, बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता, उसमें एक इंसानियत की झलक होनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी हर किसी के लिए है, उसके कस्टमर्स, उसके वर्कर्स, शेयर होल्डर्स और हाँ, पूरे समाज के लिए। और ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, इसे असल में करके भी दिखाया गया। जैसे टाटा ग्रुप को ही ले लीजिए, उन्होंने तो दशकों पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे संस्थान बना दिए। ये दिखाता है कि सामाजिक विकास उनके लिए कोई बाद में जोड़ने वाली चीज नहीं थी, बल्कि शुरू से ही उनके काम का, उनके डीएनए का हिस्सा था। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल यह है कि इस गहरी सोच को आज के जमाने में एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कैसे ढाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के भारत में सीएसआर किन पिलर्स पर खड़ा है। तो आज के टाइम में इंडिया में सीएसआर मेनली 3 एरियाज पर फोकस करता है: कम्युनिटी यानी समाज, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, और वर्कप्लेस यानी जहां लोग काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि यही वो 3 स्तंभ हैं जो एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट की पहचान बनाते हैं। पहला पिलर है कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनियां सीधे तौर पर हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मतलब जो बिल्कुल जरूरी चीजें हैं, उनमें इन्वेस्ट करती हैं, ताकि आसपास के समाज का भला हो सके, उनका विकास हो सके। दूसरा पिलर है एनवायरनमेंट, और अब ये सिर्फ कुछ पेड़ लगाने तक की बात नहीं रही है। अब तो कई कंपनियों ने ISO 1401 जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपना लिया है। इससे ये पक्का होता है कि उनके कामकाज से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। और फिर आता है तीसरा स्तंभ, वर्कप्लेस। देखिए, एक जिम्मेदार कंपनी की पहचान इस बात से भी होती है कि वो अपने ही लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसा बर्ताव करती है। मतलब उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना और काम करने का एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाना, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन एक मिनट, ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारी पॉलिसीज, इन्हें जमीन पर उतारता कौन है? कौन इन्हें असरदार बनाता है? क्योंकि ये सिर्फ पैसे या मैनेजमेंट की बात तो है नहीं। और यहीं पर इस पूरी कहानी का असली हीरो सामने आता है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन है, वो की पर्सन कौन है जो ये पक्का करता है कि ये सीएसआर इनिशिएटिव सिर्फ कागजों पर अच्छी अच्छी बातें बनकर ना रह जाएं, बल्कि सच में लोगों की जिंदगी बदलें। और इसका जवाब है एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर। जी हां, कोई बिजनेस मैनेजर नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपर्ट जो इंसानी और सामाजिक जरूरतों को बहुत गहराई से समझता है। तो ये बात ना बहुत दिलचस्प है कि एक सोशल वर्कर करता क्या है। वो सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं चला रहा होता, वो असल में कंपनी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है ये डिफाइन करता है। वो समाज में जाकर उनकी असली ज़रूरतें पहचानता है और फिर ऐसे प्रोग्राम बनाता है जो काम के हों, जो असरदार हों, क्योंकि वो इंसान के मल्टी डायमेंशनल नेचर को समझता है। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। एक सोशल वर्कर का जो नज़रिया होता है ना, वो सीएसआर को लेकर जो आम कॉर्पोरेट गलत फहमियां हैं, उनसे एकदम अलग होता है। तो देखिए, यहाँ जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। ज़्यादातर कंपनियां क्या सोचती हैं कि किसी एमबीए को बिठा दो जिसके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं और काम हो जाएगा। पर होता क्या है, वो अक्सर लोगों की उलझी हुई ज़रूरतों को समझ ही नहीं पाते और ऐसे सोल्यूशन देते हैं जो किसी काम के नहीं होते। कई बार तो सीएसआर को सिर्फ एक पीआर टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बस दिखावे के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक सोशल वर्कर है जिसका लक्ष्य है असली टिकाऊ बदलाव लाना। उसका काम पीआर नहीं, बल्कि असल में समाज का भला करना है।
और ये सारी बात हमें घुमा फिराकर नेहरू के उस विचार पर वापस ले आती है जो एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या किसी बिजनेस की पहचान सिर्फ उसकी बैलेंस शीट से होनी चाहिए या उसकी इंसानियत से भी? भारत का जो सीएसआर का इतिहास रहा है और जो उसकी सोच रही है, वो तो हमें एक साफ दिशा दिखाती है। इस पर सोचिएगा जरूर। और वो है गैर सरकारी संगठन, यानी कि एनजीओज। इन्हें समझने के लिए चलिए एक तरह की फील्ड गाइड खोलते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये एनजीओज होते क्या हैं और करते क्या हैं। फिर थोड़ा और गहराई में उतरेंगे कि किसी एनजीओ को सही से कैसे समझा जाए, पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब जानना आज हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द हम सुनते हैं, गैर सरकारी संगठन या एनजीओ, इसका असल में मतलब क्या है? अच्छा, तो देखिए, किसी भी संगठन को एनजीओ कहने के लिए 4 बातें होना बहुत जरूरी है। पहली, वो मुनाफे के लिए काम नहीं करते। दूसरी, वो सरकार से मतलब स्टेट से पूरी तरह आजाद होते हैं। तीसरी, इन्हें शुरू करने वाले भी समाज के ही लोग होते हैं। और चौथी और सबसे अहम बात, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला करना होता है। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि असल में ये संगठन जमीनी स्तर पर काम क्या करते हैं? इनका दायरा कितना बड़ा है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। आप देखिए, एनजीओज के काम का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। मतलब एक तरफ तो वो सीधे लोगों की मदद करते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल करना, कानूनी सलाह देना या फिर बेघर लोगों के लिए शेल्टर चलाना। और वहीं दूसरी तरफ वो बड़े मुद्दों पर भी काम करते हैं, जैसे किसी अन्याय के खिलाफ लोगों को आवाज उठाने के लिए इकट्ठा करना या फिर सरकार पर पॉलिसी बदलने के लिए दबाव बनाना। अब जब इनके काम इतने अलग अलग तरह के हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम किसी भी एनजीओ को परखें कैसे समझें कि वो जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं या नहीं। बस यही से हमारी ये पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। तो किसी भी एनजीओ को सही से समझने के लिए हमें एक जासूस या कह लें एक अन्वेषक की तरह सोचना होगा। इसके लिए 4 कदम उठाने होंगे। पहला, उनके मिशन को समझना। दूसरा, ये देखना कि पैसा कहां से आ रहा है। तीसरा, संगठन का ढांचा कैसा है। और चौथा, सबसे जरूरी, उनके काम का असल में असर क्या हो रहा है। और जैसा हमने कहा, फॉलो द मनी, ये बहुत जरूरी है। पैसा कहां से आ रहा है? क्या वो विदेशी डोनर्स से है या हमारे देश के उद्योगपतियों से? क्या सरकार से कोई ग्रांट मिल रही है या फिर आम लोग चंदा दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, जहां से पैसा आता है अक्सर संगठन का झुकाव भी उसी तरफ हो जाता है। अब ये जो टूलकिट है, ये हमें सिखाती है कि सवाल क्या पूछने हैं। जैसे कि ये संगठन बना कब और क्यों था, ये किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि जिन लोगों तक इनकी मदद पहुंच रही है, वो खुद इनके काम के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनकी राय क्या है। अच्छा, तो ये तो हो गई बाहर से देखने वाली बातें, पर एक अच्छी पड़ताल वहीं खत्म नहीं होती। हमें पर्दे के पीछे भी झांकना होगा। चलिए अब देखते हैं कि जो आदर्श दिखाए जाते हैं और जो असल में होता है, उसमें कितना फर्क हो सकता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या एनजीओ की दुनिया में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा दिखता है? क्या जमीनी हकीकत हमेशा उन बड़े बड़े आदर्शों से मेल खाती है? यहां पर देखें, एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ है ऊंचे ऊंचे सिद्धांत, न्याय, सम्मान, लोकतंत्र, और दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाइयां, जैसे फंड का गलत इस्तेमाल, झूठे हिसाब किताब या फिर अपने ही कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव। और ये सब तब होता है जब पारदर्शिता की कमी हो। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। जब कोई एनजीओ अपने डोनर्स, सरकार और सबसे बढ़कर जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा है, उनके प्रति जवाबदेह होता है, तभी सुधार की गुंजाइश बनती है। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सारी जानकारी, ये पूरी समझ आज के समय में इतनी ज्यादा मायने क्यों रखती है? देखिए, हो ये रहा है कि सामाजिक क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा या स्वास्थ्य में, सरकार की सीधी भागीदारी थोड़ी कम हो रही है। और जो जगह खाली हो रही है, उसे भरने के लिए कौन आगे आ रहा है? जी हां, यही एनजीओज। तो जाहिर है, इनकी भूमिका और जिम्मेदारी दोनों ही तेजी से बढ़ रही हैं। और इस बदलाव का सीधा नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि अब एनजीओ से सबने कभी ना कभी बस एक क्लिक से किसी अच्छे काम के लिए दान दिया होगा, है ना? बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन उस सेंड बटन को दबाने के बाद हमारे दिए हुए पैसों का सफर आखिर जाता कहां तक है?
आज हम इसी सफर की पड़ताल करेंगे और डोनर एजेंसीज यानी दाता अभिकरणों की इस छिपी हुई दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? कौन ये तय करता है कि किसे और कितनी मदद मिलेगी? और क्या ये पूरी प्रक्रिया उतनी ही सीधी सादी है जितनी हमें ऊपर से दिखती है? चलिए इस पूरे सिस्टम को एक एक करके परत दर परत खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डोनर एजेंसी यानी दाता अभिकरण होती क्या है? इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सरल और सच कहूं तो नेक है। अगर इसे बिल्कुल सीधी भाषा में समझें तो ये वो संगठन है जो पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे उन छोटे छोटे समूहों या एनजीओज तक पहुंचाते हैं जो ज़मीनी स्तर पर असल काम कर रहे होते हैं। ये एक तरह से एक पुल की तरह काम करते हैं, दान देने वालों और उस दान की ज़रूरत रखने वालों के ठीक बीच में। तो अब ये समझते हैं कि ये पुल आखिर काम कैसे करता है, मतलब पैसा आता कहाँ से है और फिर पहुंचता कहाँ तक है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही कहीं से भी पैसा आया और कहीं भी दे दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया ना 3 मुख्य हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले ये एजेंसीज गरीबी या बाल अधिकार जैसे ज़रूरी मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाती हैं ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। इसके बाद आम लोगों और बड़ी कंपनियों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर आखिर में उस पैसे को सही गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज तक पहुंचाया जाता है। और ये जो पैसा है ये कई अलग अलग जगहों से आता है। इसमें हम और आप जैसे लोग हैं जो एक बार या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा दान करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मदद करते हैं। कुछ लोग अपनी वसीयत में भी दान दे जाते हैं और कई कंपनियां तो अपने कर्मचारियों के लिए भी डोनेशन प्रोग्राम चलाती हैं। ठीक है, तो एजेंसी के पास अब पैसा आ गया है, लेकिन मदद मांगने वाले तो हजारों संगठन हैं, तो फिर वे किसे चुनते हैं? देखिए, यहीं पर उनका काम एक साधारण चैरिटी से थोड़ा अलग हो जाता है। वो एक सोशल इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह सोचने लगते हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है ना? क्योंकि गलत हाथों में गया पैसा तो बर्बाद हो सकता है या उससे नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये चुनाव करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कठोर और सोची समझी होती है। अब ये जो चेकलिस्ट है ये बड़ी दिलचस्प है। ये एक 7 पॉइंट चेकलिस्ट है। एजेंसी सिर्फ यह नहीं देखती कि कोई संगठन क्या करना चाहता है, बल्कि वो उसके दर्शन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, लीडरशिप की क्वालिटी और यहां तक कि उसकी वित्तीय हालत की भी गहराई से जांच पड़ताल करती है। इससे यह पक्का हो जाता है कि पैसा सही और काबिल हाथों में ही जा रहा है। और हाँ, पैसा देने के साथ ही उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि कहा जाए तो उनका असली काम तो यहीं से शुरू होता है। अब उन्हें यह भी तो देखना है कि दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। इसकी निगरानी के भी कई तरीके हैं। वो एनजीओ से रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं, जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद फील्ड पर जाते हैं और जरूरत पड़ने पर सलाह देकर काम को सही दिशा भी देते हैं। वो कुछ खास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये पता चल सके कि उनके सोशल इन्वेस्टमेंट का समाज पर असल में क्या असर पड़ रहा है। अब तक सब कुछ काफी सीधा और अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन अब हम इस कहानी के एक ज्यादा जटिल और गंभीर हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि कभी-कभी इस सहायता के पीछे कुछ छिपे हुए मकसद भी हो सकते हैं। यहां सहायता के 2 चेहरे साफ नजर आते हैं। एक तरफ हैं वो लक्ष्य जो बताए जाते हैं, जैसे गरीबी हटाना या मानवीय राहत पहुंचाना, तो दूसरी तरफ एक आलोचनात्मक नजरिया ये कहता है कि कई बार इस मदद का असली मकसद किसी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना या फिर बड़े सामाजिक आंदोलनों को कमजोर करना भी हो सकता है। ये एक काफी गंभीर आरोप है। स्रोत में कारत 1985 का एक विश्लेषण दिया गया है जिसके मुताबिक कुछ मामलों में विदेशी वित्तीय सहायता का मुख्य मकसद विकासशील देशों में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी और पूंजीवाद विरोधी बड़े आंदोलनों को छोटे छोटे गुटों में बांटकर उन्हें कमजोर करना होता है, ताकि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि हर विदेशी सहायता के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा ही होता है। असल में इसके बहुत जबरदस्त और सकारात्मक उदाहरण भी मौजूद हैं। स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, भारत की श्वेत क्रांति का। जब भारत में बाढ़ आई थी तब यूरोपीय देशों से खाद्य सहायता मिली थी। उस सहायता का इतना समझदारी से इस्तेमाल किया गया कि उसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने की नींव रखी। सोचिए, किसी भी बड़े सिस्टम की तरह यहां भी जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां आती हैं और यह स्वाभाविक भी है।
जहां भी पैसा, लोग और पावर शामिल होते हैं, वहां गलतियों और गड़बड़ियों की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है। और ये समस्याएं आमतौर पर 3 तरह की होती हैं: काम में अक्षमता यानी इनएफिशिएंसी, भ्रष्टाचार यानी करप्शन, या फिर फंड्स का कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट। ये वो असली चुनौतियां हैं जिनका सामना इन एजेंसीज को लगातार करना पड़ता है। तो जब ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो होता क्या है? ये एजेंसीज चुप नहीं बैठती। उनके पास एक बहुत सख्त प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले शिकायत की जांच होती है, फिर उस एनजीओ से सफाई मांगी जाती है। जरूरत पड़ने पर एक सरप्राइज ऑडिट भी किया जाता है। और अगर आरोप सही साबित हुए तो न सिर्फ मदद रोक दी जाती है, बल्कि उस एनजीओ को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाता है। तो इन सभी बातों को समझने के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये दाता अभिकरण आखिर हैं क्या? क्या वे समाज के सच्चे सहायक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रहे हैं, या फिर वे एक तरह के कंट्रोलर हैं जो पैसे के जरिए समाज की दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।